प्रथमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। तहसीलदार कार्यालय बालाघाट का लिपिक नब्बूलाल शरणागत 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। नामांतरण के एक मामले में लिपिक ने मांगी थी रिश्वत। रजेगांव की बाघ नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय बालक की मौत। दादी का पिंडदान करने गया था बालक। फिर एक कंपनी ने की गरीबों से धोखाधड़ी। लोन का पैसा जमा करने के बाद भी हितग्राही है परेशान। नगर में बह रही भक्ति रस की गंगा। श्रीमद् भागवत पुराण में उमड़ रहा जन सैलाब। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में हेरफेर की शिकायत। हितग्राही के खाते से निकल गए 40,000 रुपए। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। लोकायुक्त पुलिस ने बालाघाट तहसीलदार कार्यालय के एक लिपिक नब्बूलाल शरणागत को 2000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मंगलवार को की गई। लिपिक शरणागत ने नामांतरण के एक मामले में पेंड्रे निवासी महेंद्र नकपुरे से 2000 रुपए रिश्वत मांगे थे। लोकायुक्त पुलिस जबलपुर के डीएसपी दिलीप झरवड़े के अनुसार पेंड्रे निवासी महेंद्र नकपुरे से नामांतरण के एक मामले में नायब तहसीलदार कोर्ट के लिपिक नब्बूलाल शरणागत द्वारा 2000 रुपए की मांग की गई है। शिकायत मिलने पर योजना बनाकर लिपिक शरणागत को 2000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कौन से वार्ड में रहते हैं हम? नहीं, क्या नंबर? चैम्बर से नीचे है बूढ़ी तहसील लालबर्रा आती है ना। कितने लोग हो भैया? फोटो लेना है ले लीजिए, फिर उसके बाद हमें कार्रवाई। किस तरह की कार्रवाई? हमारे फरियादी है महेंद्र नागपुरे। ये पिंडरई के रहने वाले हैं। इनके भाई हैं सुरेश, जो कि केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद है। इनके पैरोल पे छूटने के लिए यहाँ पे जमानत का प्रकरण आया है। तो जमानत के प्रकरण को वापस भिजवाने के लिए, प्रकरण के निराकरण के लिए यहाँ पे बाबू है मिस्टर एनएल शरणागत, इनके द्वारा 2000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी और आज हमने 2000 रुपये की रिश्वत लेते इन्हें पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। किस तरह की कार्रवाई इसमें भी होगी? इसमें भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं फरियादी महेंद्र नकपुरे ने बताया कि लिपिक शरणागत द्वारा बार बार रिश्वत की मांग की जाती थी। उसने एक बार 1100 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए दिए थे। अब फिर 2000 रुपए मांगे जा रहे थे। जबलपुर सेंट्रल जेल में बंद है, जिनके पैरोल की छुट्टी का आदेश हुआ और सर छुट्टी के लिए शपथ पत्र यहाँ से आगामी कार्रवाई के लिए देना पड़ता है तहसीलदार के यहाँ। तो बाबू ने 2000 रुपये की मांग की। तो सर मैं देना नहीं चाहता था, घूसखोरी। मैंने सीधे लोकायुक्त और आज बाबू को रंगे हाथ पकड़ा दिया। ये बताइए, क्या इसके पूर्व भी कभी ऐसी रिश्वत ली गई थी क्या? जी, इसके पहले भी 2 बार दे चुका था मैं इनको। कितना रुपए दिया था? सर एक बार 1500 रुपये दिया था और एक बार 1000 रुपये 1100 रुपये दिया था। रजेगांव की बाघ नदी में डूबने से एक बालक की मौत हो गई। यह 16 वर्षीय बालक अपनी दादी के पिंडदान में परिवार के साथ बाघ नदी में गया था। मृतक मुरलीधर बिसेन सालेटेका निवासी बताया गया है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। जानकारी के मुताबिक सालेटेका निवासी मोहनलाल बिसेन की सालेटेका में दवाई की दुकान है। 10 दिन पहले श्री बिसेन की माताजी का देहांत हुआ था। वहीं 6 फरवरी को बाघ नदी में पिंडदान का कार्यक्रम था। इसमें मोहनलाल बिसेन का एक लौता बेटा मुरलीधर भी गया था। रजगांव की बाघ नदी में पिंडदान के बाद सभी लोग नहा रहे थे। वहीं बालक मुरलीधर भी गहरे पानी में नहाने चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। गहरे पानी में डूबे बालक को निकालने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन शाम तक लाश नहीं निकाली जा सकी। लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लेकर फिर एक कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सहयोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा से परेशान अनेक महिलाओं ने मंगलवार को पहले आईडीबीआई बैंक पहुंचकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई, फिर सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। चक्का जाम की खबर मिलते ही कोतवाली पुलिस के अमले ने महिलाओं को वहां से हटाया। इन महिलाओं ने बताया कि उन्होंने सहयोग माइक्रो कंपनी से 20 से 25 हजार रुपए लोन लिए थे।
फिर राशि अदा भी कर दी गई, लेकिन IDBI बैंक वाले कह रहे हैं कि राशि जमा नहीं हुई है। ऐसे में उनकी क्या गलती है? अब बैंक द्वारा बकाया बताए जाने पर अन्य बैंक से उन्हें लोन भी नहीं मिल पा रहा है। अब मेन मीडिएटर कौन हुआ? माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब उसको पकड़ने के लिए हम लोग ने प्रोसीजर किया, हम भी वही प्रोसीजर कर रहे हैं। थोड़ी बात बीच रोड में बैठ रहा, हमारी मांगे पूरी करो। मांग कुछ पता ही नहीं चल रही, मांगे पूरी करो। आपने उनको दिया, आप उनको देखो, हमारा खाता यहाँ से पूरा क्लियर हटाओ, हमारा खाता भी क्लियर आप करो। आपने लोन हमको डायरेक्ट अगर लेने की बात आती तो आप हमको 6 महीना घुमाते। और हम इस प्रकार की परेशानी जारी है आप लोग को, और क्या हुआ था आपको? हमने सहयोग माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए थे। हमने हर महीने की किस्त बराबर पटा चुके हैं। कितना लोन लिया था आपने? हमने 20,000 लोन लिए थे, पूरा हर महीने की किस्त पटा चुके हैं। हम जो मजदूरी करने जाते हैं वो भी पैसे IDBI बैंक में ही आता है। और यहाँ 5 बार आ चुके हैं हम लोग। हमारे नाम पे लोन का भी 26-27 हज़ार रुपये एक महिला पे बता रहा है। और जो हमारा 8,000, 9,000, 10,000 जो हमारा मजदूरी का पेमेंट बनता है वो पूरा IDBI बैंक में ही जमा होता है। यहाँ आते हैं, मैनेजर साहब कहते हैं कि आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम आपको नहीं पहचानते, आप देखो सहयोग वाले को कहाँ ढूंढो। तो जब हम अगर यहाँ बैंक से लोन लेते, हमको लोन नहीं देती बैंक, हमको 6 महीने घुमाती। और जब सहयोग वाले को लोन दिए तो हमारा खाता में ऐसा क्यों घपला किए? क्या है ये बैंक वाले तो पूरी मिली भगत है। हमारे गांव में 60 लोग हैं, 60 लोग के साथ ऐसे किए हैं। पीड़ित महिलाओं के साथ पहुंचे मोहम्मद फिरोज खान ने कहा कि कंपनी द्वारा धोखाधड़ी कर खाता ट्रांसफर करवाया गया है। क्या ये सुबह से ये कई बार चक्कर मारे हैं लोग जी, अब कोई सुनवाई होता नहीं है। बैंक मैनेजर साफ बोल देता है कि हमको आपसे कोई मतलब नहीं। क्या कारण है? ये लोन लिए दूसरे कंपनी से जी, है ना। हाँ। अब बैंक वाले दिए उस कंपनी को लोन जी, अब इनका खाता यहाँ टाइप कर दिए। हाँ। कहाँ? महाराष्ट्र बैंक से। तो आप लोग हमारा महाराष्ट्र बैंक का था, वहाँ से यहाँ इनने हमसे धोखाधड़ी कैसे लिए गए हैं। इनसे आधार कार्ड लिंक करवा लिए, यहाँ करवा लिए। अब इनका जो भी मजदूरी का पैसा आता है तो इसी बैंक में आता है। जब आपसे ये लोन लिए ही नहीं तो आप धोखाधड़ी इनके साथ किए, इनका खाता ट्रांसफर करवाए। इस पूरे मामले में IDBI बैंक के सहायक प्रबंधक अजय कुमार भारती ने कहा कि सहयोग माइक्रो कंपनी ने इनसे पैसा लिया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, ऐसे में परेशानी हो रही है। श्री भारती ने यह भी कहा कि पीड़ितों को कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने की सलाह दी गई है। भारती जी, क्या मामला है? जैसे यहाँ पे अभी 60-70 महिलाएं आई हुई है, क्या मांग कर रही है आप लोग से? और ये जो चक्काजाम भी सामने किया हुआ था, क्या मांग थी, क्या परेशानी थी? एक्चुअली क्या है कि इनकी मेहनत का पैसा आकर के सेविंग अकाउंट में आ रहा है और सेविंग अकाउंट में आने के बाद इनके एक लोन अकाउंट में चला जा रहा है। कारण क्या है कि जो इनको जो फाइनेंस की थी, जहाँ से इन्होंने पहले पैसा उठाया था, जिसको हमने पैसा दिया सहयोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी को, ठीक है, उन्होंने इनसे कलेक्ट किया और हमारे पास डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट ना होने के कारण से इनका अकाउंट ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू होने के कारण ये इनका जो भी बैलेंसेस हैं उनमें इनके सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो डायरेक्ट चला जा रहा है लोन अकाउंट में। इस कारण से इन्हें ये लग रहा है कि बैंक इनको NOC नहीं दे रही है, पर NOC ना देने के कारण सबसे बड़ा यही है कि हमारे पास वो पेमेंट फुल्ली नहीं आया हुआ है। वो पेमेंट गया था आपको? वो कलेक्शन जो जब इन्होंने कलेक्ट खुद किया है, जैसे इन्होंने कलेक्ट किसको कर रहे थे, ये सहयोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी कर रही थी, कलेक्शन का काम उनका था, ठीक है। वो कलेक्ट करके अपने उनके जो भी अदर अकाउंट्स हमारे पास थे वहाँ डिपॉजिट्स हो रहे थे, जो बाकी कुछ अदर बैंकों में भी उन्हें अकाउंट्स ओपन कर रखे थे वहाँ डिपॉजिट हुए थे, ठीक है। पर वो प्रॉपर उन्होंने हमारे पास नहीं डिपॉजिट किए, लेकिन जितना डिपॉजिट हुआ था उतना हमने अपने जितने भी उनके कस्टमर, जितने भी उनके हमारे पास अकाउंट्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर करके हर मंथ की EMI डिटेक्ट कर दी गई। सर, ये तो आपने बता दिया, अब इसके बाद में जो खाता धारक है यहाँ पर, हाँ, अब उन लोग किस प्रकार समझाइश दी जा रही है आप लोग के द्वारा और क्या आगे कार्रवाई? देखिए, इसके लिए हमने रिपोर्ट कर चुके हैं, उनसे भी हमने किया कि एक बार जाके कलेक्टेड ऑफिस में भी रिपोर्ट करें, FIR कराएं, जिससे कि उन्हें पकड़ा जा सके आसानी से और हमारा पैसा भी वापस आए और उनको भी हम इनको फ्री कर सकें आसानी से। राष्ट्र के गौरव वीर योद्धा महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा की स्थापना पूर्व में निर्धारित स्थल पर न कर किसी उपयुक्त अन्य स्थल में किए जाने की मांग पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष ऋषभ दास वैद्य द्वारा की गई है। श्री वैद्य ने मंगलवार को अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर यह जानकारी पत्रकारों को दी।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो स्थान पूर्व में निर्धारित किया गया था, उस चौक में यातायात की समस्या हमेशा बनी रहती है, जिसके चलते मूर्ति की स्थापना निर्माणाधीन मंडी परिसर में की जानी चाहिए। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम भी महाराणा प्रताप शॉपिंग मॉल किया जाना चाहिए। प्लस चित्रगुप्त नगर और महावीर कॉलोनी, इनको सबको जोड़ने का वही एक स्थान है जहाँ से आवागमन बहुत रहता है। और अभी आपने देखा होगा कि इतवारीगंज में कृषि उपज मंडी का एक मॉल भी तैयार हो गया है, लगभग तैयार हो गया है। तो वहाँ जो व्यापार बढ़ेगा उसके कारण उस एरिया में आवागमन और अधिक बढ़ जाएगा। इसके कारण से अगर इस स्थान पर जो अभी तय किया गया है वहाँ अगर मूर्ति स्थापित की जाती है तो वो मूर्ति महाराणा प्रताप की मूर्ति चेतक के साथ, जिसका साइज बहुत बड़ा है, और उसको फिर एक घेरा भी दिया जाएगा। तो इस तरह से कितनी जगह वहाँ पर रुक जाएगी। नगर पालिका में ऐसा लगता है कि आनन फानन में उन्होंने कुछ लोगों की इच्छा के अनुरूप बिना सोचे विचारे इस तरह का निर्णय ले लिया है। इसमें नगर की शोभा भी गड़बड़ होगी और आवागमन अवरुद्ध होगा। इसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप इतने महान योद्धा हुए हैं, उनके सम्मान में बहुत अच्छे स्थान पर मूर्ति स्थापित करना चाहिए। हम लोगों ने जो सोचा है, लोगों ने मिलकर के, कि इतवारीगंज में जो मॉल बन रहा है अगर वहाँ पर स्पेस प्रदान की जाए तो वो मूर्ति वहाँ स्थापित की जा सकती है और उस मॉल का नाम भी महाराणा प्रताप के नाम से रखा जा सकता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कृष्णा मिश्रा ने बताया कि कई बड़े शहरों के चौक चौराहों में यातायात की समस्या को देखते हुए महापुरुषों की मूर्तियां चौक से हटाकर रोड किनारे लगाई गई हैं। तो वो चौक वाकई में इतना छोटा है। बड़े बड़े शहरों में भी, नागपुर जैसे शहर में भी महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को हटाया गया है, चौक से हटा के उसको दूसरी जगह रखा गया है। ऐसा ही इसकी भी नौबत आएगी, क्योंकि आवागमन के लिए बिल्कुल साधन नहीं है। तो हम लोगों ने सबने ये विचार किया है, तो यही ठीक रहेगा कि उस जगह पर वो महाराणा प्रताप की मूर्ति न लगाकर। वहीं भारत स्वाभिमान समिति के मुख्य संरक्षक डीपी राहंगडाले ने बताया कि उक्त चौक से बाद में प्रतिमा हटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते मूर्ति स्थापना के लिए सर्वसहमति से कोई उपयुक्त फैसला लिया जाना चाहिए। तब उस चौक में इतना जगह भी नहीं है कि उस चौक को आसपास से बड़ा किया जा सके, और वहाँ मूर्ति अगर स्थापित कर दी जाएगी तो मूर्ति के साइज के हिसाब से वहाँ पे काफ़ी जगह घेर दी जाएगी, जिससे आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ने वाली है। अब इतने महान पुरुष की मूर्ति लगाने के बाद फिर बाद में अगर उसको वहाँ से उठाना पड़े तो यह हमारे लिए एक बहुत अनुचित बात होगी। इसलिए अभी ही समय रहते इस बात को सोच विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। जनपद पंचायत लालबर्रा के ग्राम कटेगांव के लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिली कम राशि के मामले की जांच करवाए जाने की मांग की है। ग्राम पंचायत कटेगांव निवासी हितग्राही हीरालाल उइके ने बताया कि उनके खाते में 1,15,000 रुपए जमा हुए हैं और उन्होंने केवल 75,000 ही निकाले हैं, तो बाकी की 40,000 की राशि कहां गई। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। समय से पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ से नहीं मिल रहा है? यहाँ से खमरिया बैंक से, महाराष्ट्र बैंक से। क्यों नहीं मिल रहा है? वो पेंशन पैसा वो भी नहीं मिल रहा है, और जो मकान का पैसा वो भी नहीं मिल रहा है। सब एक साथ हो गया है कि 1,15,000 रुपये निकल गया। बता रहा है कि मेरे हाथ में उतना पैसा आया नहीं है, बाद में 75,000 मिला है। मैंने फिर इनको बोला कि तुम अपने को सरपंच से मिल लो, तुम सरपंच को जानकारी दे दो, वो उसको देख लेंगे। इन्हें सरपंच के पास गए, मुताबिक 45,000 किस्त मिलना बाकी है, जो शासन से नहीं आया होगा खाते में, और उनका जो आया हुआ पैसा जो है 40,000 पेंशन का और 40,000 रुपये इनके मकान की राशि का, ये पैसा निकल चुका है और वो पैसा इसको हाथ में आया नहीं। कितना नहीं आया आपने? इनके पास में पैसा 40, 80
80,000 इनके हाथ में नहीं आया है। मांग हमारी ये है कि शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये राशि पूरी मिल जाएगी, इनका मकान सही पूरा बन जाएगा तो ये उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो पैसा इन्हें जो खा गए, जो पीओसक है या जो भी और बीच में जो लोग होंगे तो उनकी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इसका पैसा इसको। बालाघाट शहर का वातावरण इन दिनों पूरी तरह से भक्तिमय नजर आ रहा है। यहाँ के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँच रहे हैं और आचार्य विजय शंकर जी मेहता के मुखारबिंद से कथा सुनकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मंगलवार को इस भागवत कथा में आचार्य श्री ने बताया कि मन को एकाग्र करने का एक ही उपाय है योग ध्यान। आचार्य जी ने यह भी बताया कि रिश्तों में मधुरता होनी चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन नीरस बन जाता है। पहली चाल आप भूल गए, मैंने कल भी आपसे कहा था, हम आपका मन का संबंध ही मंत्र का संबंध है। गुरु मिल गए नारद, ध्रुव भगवान को पा चुके। देवियों और सज्जनों, एक बात याद रखना, बिना गुरु के परमात्मा तक सीधे छलांग नहीं लगती। कोई गुरु होना चाहिए जीवन में, लेकिन सवाल ये उठता है गुरु किसको बनाए। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई व्यक्ति गुरु के रूप में आ गया। लेकिन यदि आपके कारण आप किसी को गुरु न बना पा रहे हो तो क्या करोगे? तो हमारे तुलसीदास जी तो हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में साफ साफ लिख दिया, यदि आपके जीवन में कोई गुरु ना आए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसको गुरु बनाए। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। सवाल होता है गुरु किसको बनाए, और बिना गुरु के हो भी नहीं सकता। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई गुरु ना हो तो हनुमान जी को गुरु बनाए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। और हनुमान चालीसा आपका मंत्र, बस फिर क्या चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध मंत्र का होता है। ध्रुव को परमात्मा प्राप्त हो गए, ध्रुव लौट के आए, जय जयकार हुई। आइए इस कथा में एक विषय, आज का विषय क्या है? गृहस्थी में संतुष्टि। वारासिवनी तहसील कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कमी आने लगी है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 6 फरवरी को आयोजित जन सुनवाई में महज एक ही प्रकरण सामने आया है, जो कि राजस्व से संबंधित था। सवाल यह है कि क्या लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं या फिर लोगों का विश्वास अब इस जन सुनवाई से उठने लगा है। वारासिवनी नगर पालिका के 60 कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश मंगलवार को एक समारोह में नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल द्वारा वितरित किए गए। किसी व्यक्ति को विरोध करने से हमने कहा था कि आपको लगा कि अपना कोई बैठा है, आपको नगर पालिका में भटकना नहीं पड़ेगा। और वाकई हमारा प्रयास 3 साल से कि हमारी परिषद को लोग सेवा के लिए जाने, हमारे कर्मचारी जिम्मेदार भिड़ के यहाँ नाम छाटे, पूरे कर्मचारी नाम छाटा, परिषद में प्रस्ताव रखा, PIC से प्रस्ताव पास होकर जोधपुर गया और आज तो 60 लोग की नियुक्ति हुई। मेरी खुद की मंशा थी कि 208 लोग परमानेंट हो। 208 लोग का नाम हमने पास करके भेजा था, पर चूंकि वो उसमें नियम आने आ रहा था कि जो लोग 2007 से 2016 तक लगातार कंटिन्यू काम किए उनकी नियुक्ति होगी। उस माध्यम के तहत 60 लोग का चयन हुआ। बाकी जो लोग चूक गए, मेरी इच्छा है कि हमारा 2 साल अगर बचा है, 2 साल के कार्यक्रम में ऐसा हम कुछ प्रयास करेंगे, नामजद उनका नाम भेजेंगे। जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे उसमें अधिकार है, क्योंकि आपकी नियुक्ति ऐसी नहीं हो गई। मैं बोलूं ये बात गर्व है कि पूरे 12 जिले में पूरे संभाग में सबसे पहली नियुक्ति यहाँ हुई, 60 लोग की नियुक्ति ऐसी नहीं। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।
देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस। एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। परसवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कातौली के ग्रामीणों ने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि ग्राम कातौली में करीब 1 सैकड़ा परिवार निवास करते हैं, लेकिन इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण रूप से अभाव है। गांव में शिक्षा, पेयजल सहित स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है, लेकिन प्रशासन इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, ये बताएं, आपके जो गांव में कितनी जनसंख्या होगी, लगभग कितने परिवार रहते हैं? होगी 125 करीबन 100 के ऊपर है। और वोट हमेशा देते हैं आप लोग? हो। तो क्या तुम्हारे गांव में सब मूलभूत सुविधा है? अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है जी, अब कुछ तो हुआ नहीं है पानी पीने के लिए। नदी छेक रही, इधर उधर जाने नहीं देती, बाजार हाट, अब बहुत सी तकलीफ है। शौचालय बने हैं कि नहीं बने? नहीं। कभी कोई अधिकारी आया आपके यहाँ शौचालय को लेकर? कभी कभी आ भी जाते हैं, नहीं तो आते भी नहीं, थोड़ा सा आउट में है। तो शौचालय आप लोग बाहर ही जाते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताएं, शिक्षा को लेकर कोई स्कूल है आपके यहाँ? नहीं है जी। कहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने? वो नदी पार होके खामी दोरेंदा ज़्यादा पढ़ने वाले, और चरेगांव। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए गांव में? यही व्यवस्था होना चाहिए। पानी कुआ का तो जरूरी है। रोड की बात करें, रोड बनी है? रोड है? पक्की रोड नहीं है, पक्की नहीं है ना, कच्ची भी नहीं है, ऐसी है। तो आपके क्षेत्र में जो विधायक हैं, उनसे कभी बात की है आप लोगों ने, या सरपंच सचिव से बात की है? हाँ, की है पहले, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अच्छा, आपके गांव में अगर मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो क्या 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 नहीं है, या किस प्रकार से वहाँ व्यवस्थाएं होना चाहिए गांव में जो होती है? व्यवस्था तो होना चाहिए जी, कुआं होना चाहिए, रोड चाहिए, पुलिया चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, शौचालय चाहिए। ये कब से नहीं है? कोई अधिकारी से आप लोगों ने बात की है गांव में, सरपंच सचिव से? पंच महोदय तो किए थे बात, लेकिन अब कार्रवाई तो किए हैं करके बोले, लेकिन अभी तक तो कोई पता चला नहीं। अच्छा, बारिश के दिनों में जब आपके यहाँ कोई गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसको कैसे ले जाते हैं अस्पताल? मुसीबत है ना जी। किस प्रकार की मुसीबत? अब नदी नाला भर गया ज़्यादा तो वहीं के वहीं डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ। एम्बुलेंस या ऐसी कोई सुविधा नहीं है? अब 108 को भी बुलाएंगे तो खामी तक के आएगी, वहाँ तो कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब रोड ही नहीं है तो? रोड ही नहीं है, बड़ रोड है। वहीं समाजसेवी तरुण नगपुरे ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। पर इस डिजिटल युग में आज भी ये देखा जा रहा है कि कुछ हमारे ही ज़िले के, और जो कि बालाघाट शहर से बिल्कुल 40-42 किलोमीटर दूर पे गांव है, जहां पे कुछ भी सुविधा नहीं है। जैसे कि ग्रामीणों ने बताया है कि नहरा नदी के ऊपर पुल नहीं है, पुल जब भर जाता है तो 4 महीने बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ पे शौचालय नहीं है, पूरे गांव में 100 से 125 जनसंख्या है लोगों की, पर वहाँ पे एक भी शौचालय नहीं है। कुआं 1965 का है, जिसमें भी गर्मी आने पर पूरा पानी सूख जाता है। उसके बाद ये ग्रामीण लोग नदी का पानी पी के अपना गुजारा करते हैं। एक हैंडपम्प है, पर उसमें भी पूरा आयरन आ रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहाँ इतनी सारी असुविधा है कि शासन का कोई भी व्यक्ति पहुँचना नहीं पा रहा है। और गंभीर बात उसमें यह है कि वहाँ की जो विधायक है मधु भगत जी, चरेगांव में उनका निवास है, और वहीं से 8 किलोमीटर पे दूरी पर ये गाँव इनका कातौली स्थित है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इतना गंभीर विषय है, गांव में सुविधा नहीं है, आप घर में रह रहे हो, उसके बावजूद इनकी सुविधाओं को आप पूरा क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप इसे अनदेखा कर रहे हो या करना नहीं चाह रहे हो। तो मैं शासन, प्रशासन और विधायक जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इनकी सुविधाएँ जल्द से जल्द करें।
और इनकी सुविधा अगर आपसे नहीं बन रही है तो हमारी हेल्प ले, हम भी आपके साथ चल के कुछ करना चाहेंगे। वहीं लालबर्रा के ग्राम पंचायत जाम के ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि आवास योजना के तहत उन्होंने मनरेगा योजना से स्वयं के व्यय पर आवास बनवाया था, लेकिन अब तक राशि नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो क्या समस्या लेके आए थे? ये ग्राम पंचायत जाम के अंतर्गत जो हितग्राही है उन लोगों को समय के ऊपर में सुलभ शौचालय का जो निर्माण कराया गया है उनको राशि नहीं मिलने के कारण हम लोग यहाँ पे जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के यहाँ पे आए। क्या मांग करते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी राशि का वितरण हो जाए, तो हम जिनको पेमेंट करना है पुराने मतलब जहाँ से उधार लिए हमने उन लोगों को हम पेमेंट दे दे रहे हैं। हम अपना जीवन जो मजदूरी से कर रहे हैं वो मजदूरी अपनी लगा रहे हैं, हमारी मानसिक टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा ये बताएं, इन लोगों के नाम क्या मनरेगा के तहत है कि ऑनलाइन है? मनरेगा के तहत में। कितने ऐसे होंगे जिनके नाम इसमें दर्ज हैं मनरेगा? अभी तो हितग्राही 3 ही आए जिनका मनरेगा में नाम है, लेकिन अगर गाँव का आकलन किया जाए तो कम से कम 100 लोग तो हो ही जाएंगे इस चीज़। तो क्या इन लोगों ने शौचालय बना लिया है? बना लिया है। क्या नाम का आपका? कन्हैया लाल धाम। कहाँ से आया? जाओ। अच्छा ये बताएं, आपने जो शौचालय बनाया कितना खर्चा आया उसमें? हमको तो 20,000 का आ गया है। कहाँ से पैसा लगाया आपने? वो जाम से लिए जो उधार उन लोगों ने बनाओ कहा तो बनाए हमने उधार लिए। अच्छा 20,000 खर्च करने के बाद क्या पैसा मिला आपको? राशि नहीं, कुछ नहीं मिला है जी। एक पैसा भी नहीं मिला? नहीं। इस संबंध में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभागार में मंगलवार को अपेक्स बैंक भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी उमेश राहंगडाले के नेतृत्व में आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल सहित सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक, सुपरवाइजर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में श्री राहंगडाले के द्वारा संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं लोन रिकवरी की धीमी प्रक्रिया पर उन्होंने नाराजगी जताई। 30 जनवरी आपका ऑडिट कब हुआ है? 30 सितंबर। 30 सितंबर नहीं करवा पाए तो फिर क्या करें? MOC रिवर्स तो कितने महीने लगेंगे? 6 महीने लगेंगे वाउचर छोड़ने के लिए। कोई चीज यदि ऑडिट में आएगी तो उसको नहीं करवाएंगे रिवर्स। ये थोड़ी कि लेकर के बैठ जाएंगे और फिर अगले साल वापस में जब आएगा ऑडिटर तब बात करेंगे। ये अच्छी बात नहीं। ये मुझे वास्तव में बड़ा शॉकिंग लगा कि बालाघाट में बैठ करके और इस तरह का मुझे ट्रायल बैलेंस देखने को ठीक नहीं। तो लेकिन अब भी आप देख लें, इसमें भी मैं कंसोलिडेशन में देख रहा था नंबर से जिनकी सबकी मैपिंग नहीं हुई है, राजू इनकी मैपिंग करवाई है। श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के अभ्यास मैच खेले जा रहे हैं। इस अभ्यास श्रृंखला में मंगलवार को पुलिस एकादश और CO11 CRPF के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। CO11 CRPF ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171 रन बनाए। वहीं जवाबी पारी खेलने मैदान में उतरी पुलिस एकादश के खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ रन बनाते हुए इस खिताब पर कब्जा जमाया। इस अभ्यास मैच श्रृंखला के विजेता और उप विजेताओं को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद CEO CRPF रघुवंश कुमार के द्वारा शील्ड और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कमांडेंट रघुवंश कुमार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से एक अलग ही सौहार्दपूर्ण माहौल बना है, जहां जवानों ने अपनी खेल प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कमांडेंट अधिकारी राहुल सेठ, असिस्टेंट कमांडेंट श्री डोमिनिक, डॉक्टर ठाकुर सहित श्रमजीवी संघ से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बिना किसी विकेट की क्षति या नुकसान के बेहतरीन शुरुआत CO11 CRPF की। इस बार फिर एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया, कड़क स्ट्रोक लगाया, लेकिन उतना ही अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर और तालियों की गड़गड़ाहट से हर शॉट पर उनका स्वागत होता हुआ। और उगले भाऊ जो कि अपने व्यक्तिगत पूरे होते हुए
ऑफिसर्स और सभी खिलाड़ी। बड़ा ही मनोरंजक मैच रहा। निश्चित ही बधाई के पात्र है सिविल पुलिस की टीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके और मैच को डोमिनेट किया और 2 ओवर पहले जीत लिया। लेकिन सीआरपीएफ की टीम को मैं भी बधाई दूंगा। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को ड्यूज बॉल से खेलने में ढाला और 2-3 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया। आशा करता हूं कि आगे अच्छा खेलेगी। खेल का जिंदगी में बहुत ही महत्व है, खास करके बल के सदस्यों के लिए, चाहे वो सिविल पुलिस हो या सीआरपीएफ हो। टीम भावना, खेल भावना, आपसी सहयोग की भावना, किलर इंस्टिंक्ट, संघर्ष की भावना सब कुछ को बढ़ावा देती है। ये पहला अवसर है, मैं जाना हूं कि यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टीम पहली बार भाग ली है। निश्चित ही पत्रकार संघ के अध्यक्ष और पत्रकार संघ एक बहुत ही नेक काम कर रही है। कम से कम वैसे लोग जो अपने नौकरी पेशा करते हुए अपने बीते हुए दिनों को भूल जाते हैं, उनको खेल के प्रति एक बार फिर से झुकाव होता है। अच्छा लगता है, अपने साथियों से मिलते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। मैं इस नेक काम के लिए एक बार पुनः पत्रकार संघ को बधाई देता हूं और क्रिकेट की किसी भी खेल की जीत हार से ऊपर उठ के फाइनल में खेलने वाले दोनों टीमों को बहुत बधाई देता हूं। सामने बैठ जाओ, बैठ जाओ। बल्ले की तरफ देखना है। नगर के वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी में बीती रात 4 युवकों ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल राजेंद्र उर्फ छोटू को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने चारों युवकों कालू कांडा, राजा मिर्ची, विनोद जोशी और दीपक बघेल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। चारों फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया गया है कि पूर्व रंजिश को लेकर यह मारपीट हुई है। वारासिवनी के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 6 फरवरी को ग्राम पंचायतों की खंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजूषा राय की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में स्वच्छ भारत अभियान, मनरेगा सहित अनेक योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। काम कितने चल रहे हैं 201 में से? ऐसा थोड़ी ना कि एक बार मशीन निकाल दिए तो अनंत काल के लिए चलता रहेगा। शौचालय दूसरे क्वेश्चन निकाला, पूरा नहीं करना, बस कस्टमर निकाले के लिए आओ। तुम बताओ सर। 12,000 11:30 वाले सर 35 बनाने के हैं और कथा तो वो मतलब नहीं समझ में। तो मसाल जुलूस निकले तो उसकी सार्थकता हो, वो सिर्फ एक प्रक्रिया ना बन के रह जाए। उसकी सार्थकता हो कि वास्तव में लोग उस प्रतिबंध को, उस प्रतिषेध को माने कि ये काम नहीं होना है, ये काम नहीं किया जाना। और किसी धार्मिक स्थान के तौर पे जैसे जो आपके तालाब वाला के किनारे हैं, उनको हमें कॉलेज के बच्चों को भेजें। 9 तारीख को आप जनपद स्तर की बैठक कर रहे हैं, सारे जिले की जनपदें अपने यहाँ बैठक। ये हमारी नियमित विकास खंड स्तरीय बैठक थी यहाँ पे, उसी सिलसिले में आना हुआ था। मैम बैठक किन किन बिंदुओं पर की? मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, स्वच्छ भारत मिशन है। मैम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय बनाया गया तो क्या टारगेट दिया गया था, क्या अचीव किया गया? इसमें स्वच्छ भारत में तो 12 ब्लॉक का जो स्वच्छ भारत मिशन के जो हितग्राही हैं उनका तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी मनरेगा में काम चल रहा है। और जो आगे ODF के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उस पर भी अभी काम होना है। सचिव और अपने रोजगार सहायकों को क्या निर्देश दिए गए? समय सीमा में टारगेट पूरा करें योजनाओं के अंतर्गत। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तहसीलदार कार्यालय बालाघाट का लिपिक नब्बूलाल शरणागत 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की छापामार कार्रवाई। नामांतरण के एक मामले में लिपिक ने मांगी थी रिश्वत।
रजेगांव की बाघ नदी में डूबने से एक 16 वर्षीय बालक की मौत। दादी का पिंडदान करने गया था बालक। फिर एक कंपनी ने की गरीबों से धोखाधड़ी। लोन का पैसा जमा करने के बाद भी हितग्राही है परेशान। नगर में बह रही भक्ति रस की गंगा। श्रीमद् भागवत पुराण में उमड़ रहा जन सैलाब। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में हेरफेर की शिकायत। हितग्राही के खाते से निकल गए 40,000 रुपए। और कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी। समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।